हेलो एंड वेलकम टू इकोलिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महालनोबिस मॉडल के बारे में, क्यों इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था हेरल्ड डोमर मॉडल, और उसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बोले थे कि महालनोबिस मॉडल का वीडियो जब बनाऊंगा तब हम उसको क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम महालनोबिस मॉडल टेक्निकल साइड से नहीं डिस्कस करने वाले, हम एक स्टोरी लाइन से जो कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरह बेनिफिट किया ये मॉडल, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मॉडल इंडिया ने गलत इंप्लीमेंट किया था। इस कहानी में हम ये भी समझेंगे कि क्या वो डिसीजन सही रहा, गलत रहा, क्या सोचा पॉलिसी मेकर ने उस समय ताकि ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब कहानी शुरू होती है इंडिया की आज़ादी से 1947। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इसके पीछे की पूरी कहानी सुनाई थी कि क्यों इंडिया ने प्लानिंग प्रोसेस अडॉप्ट की। उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने हेरल्ड डोमर समझाया था। अब हम सोचेंगे 1947 के बाद से इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो लीडर्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में बने आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक मानना था कि अगर इंडिया जैसी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ रॉ मटेरियल लेती हैं, उस टाइप की चीज़ें, उसको ध्यान में रखते हुए आज़ादी के पहले से ये चीज़ें शुरू हो गई थी। 1944 में बॉम्बे प्लान, उस बॉम्बे प्लान में 8 इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला था कि इंडिया को आगे बढ़ना है तो इंडिया के बिजनेसेस को आगे बढ़ना होगा, उससे कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड सो ऑन। आपको सारी चीज़ें आइडिया है। 1948 में पहली बार आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बात हुई, पर जो सबसे बड़ी पॉलिसी थी 1956 में आई। यहाँ से अपनी कहानी आज की शुरू होगी। 1956 में इंडिया ने सेकेंड 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। उसका रीज़न था क्योंकि हमारी 75% से ज़्यादा की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इसलिए ये अंडरस्टूड था कि हम एग्रीकल्चर पे ही फोकस करने वाले हैं। बट जैसे ही हमने वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, हमने अपना इंडस्ट्रियल बेस बनाना शुरू कर दिया था। तो पहले में एग्रीकल्चर और 1956 में दूसरे में हमने इंडस्ट्री पे फोकस करना शुरू किया। अब इसको कुछ क्रिटिक्स गलती भी कहते हैं, कुछ कहते हैं इसका बेनिफिट भी हुआ। इस कहानी में हम ये चीज़ समझेंगे। 1956 में प्रोफेसर महालनोबिस के बनाए हुए मॉडल पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया। वो रेजोल्यूशन सबसे बड़ा रेजोल्यूशन था जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने आज़ादी के बाद से 1956 तक रखी थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान का भी वही ईयर था 1956। अब उसमें सबसे बड़ी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब महालनोबिस मॉडल अडॉप्ट किया तब इंडिया एग्रीकल्चर में तो अच्छा कर रहा था, बट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में महालनोबिस मॉडल का पॉइंट था कि हमको सबसे पहले जो चीज़ डेवलप करनी है वो है कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री, बेसिक एंड हैवी कैपिटल गुड्स। रीज़न सिंपल था, आज़ादी हमको 200 साल बाद मिली थी, हम उस आज़ादी को गंवाना नहीं चाहते थे। तो मैं आज 2024 में ये सोच के नहीं कह सकता कि उस वक्त उनका डिसीजन गलत था, क्योंकि हम डिसीजन आज सोच सकते हैं, आज उसके हमारे पास पूरा डेटा है, रिसर्च है। बट अगर हम पीछे देखें, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट देख रहे हो उसका कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है बट कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होना हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून था। आज़ादी हमको इतने साल बाद मिली थी, हम सोचे थे हम सेल्फ रिलायंस पे ही आगे बढ़ेंगे। तो डिसीजन में जितने भी लिए गए पॉलिसी मेकर्स द्वारा, वो मैं कहूँगा कि इतने गलत भी नहीं थे उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। अब 1956 में जब महालनोबिस मॉडल अडॉप्ट किया तब हमारा फोकस था कि हम कैपिटल गुड्स की ऐसी इंडस्ट्री बनाएं जो बाकी इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, तो कार एक असेंबली होती है जो कार की कंपनी करती है। उसका टायर अलग बनता है, गेट अलग बनता है, बॉडी अलग बनती है, कांच अलग बनता है, रबर अलग बनता है, ऐसे असेंबल होते हैं। तो इंडिया का कहना था कि हम जो बाकी इंडस्ट्रीज है एंसिलरी, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, उनको सपोर्ट करें जिस तरह से और बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। पर इसका फ्लिप साइड भी है। इसका फ्लिप साइड है जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना। इंडिया के पास थे लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है जब हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद हम उसके कितने साल बाद उसका रिटर्न रीप करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को लेते हैं, जब से बच्चा पैदा होता है तब से पेरेंट्स
उस पर खर्चा करना शुरू करते हैं। जब तक वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता तब तक वो रिटर्न नहीं देता। आप इसको पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में कैसे भी ले सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स वे में इट्स अ कॉस्ट एंड देन यू गेट द बेनिफिट ऑफ इट। वैसे ही सिंपल चीज़ है, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप प्रॉपर्टी में हर महीने EMI देते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, बनाते हैं, पर उसका रिटर्न कब आता है? रिटर्न डे वन से नहीं आता। मे बी आप इसको सेल आउट करते हैं, मे बी आप उससे फिर रेंट कमाते हैं, पर वो रिटर्न बहुत दिनों बाद आता है। तो जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है और रिटर्न है, उसके बीच के पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब इतनी हैवी गुड्स की इंडस्ट्री आप बनाने जा रहे हो तो जेस्टेशन पीरियड ऑब्वियसली लंबा ही होना है। इंडिया ने हेल्प से भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे प्लांट बनाए, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, रशिया सब जगह से हेल्प ली और अलग अलग जगह उन्होंने कैपिटल फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश की। इट वॉज अ ग्रेट स्टेप। बट ये सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि महालनोबिस जो मॉडल था वो इन्हीं गुड्स और कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री पे फोकस था। अब 1956 में जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, रिजल्ट तो आना जल्दी था नहीं, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया। तो इंडिया का जेस्टेशन पीरियड लंबा होता गया और इंडिया पे डेट चढ़ती गई। इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी बिगड़ी, जो कि हमने 1960s में, हम आगे कई आने वाले वीडियोस में भी इसको डिस्कस करेंगे। बट वो 1960s वाला जो टाइम आया, उसके जो सीड्स बोल सकता हूँ मैं, वो 1956 में ही हमने बो दिए थे। तो सबसे पहला पॉइंट महालनोबिस मॉडल का ये था, जो फोकस था हमारा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्यों था? क्योंकि हम चाहते थे कि हम अंग्रेजों पे डिपेंडेंट इतने सालों तक थे, गुलाम थे, अब हम किसी पे डिपेंडेंसी चाहते ही नहीं है। तो हमारा स्लोगन था सेल्फ रिलायंस का, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जो आज की तारीख में आप देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअली शुरू तभी से हुए थे। तो जो सेल्फ रिलायंस था कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, हमारे फूड के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए, उनके रॉ मटेरियल के लिए, वो डिपेंडेंसी हमको सबसे कम करनी थी। इसीलिए इसी रेस में सेकेंड पॉइंट है सेल्फ रिलायंस का। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? हम खुद पे डिपेंडेंट हैं, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट थोड़ी बहुत चीज़ों में होना बुरी बात नहीं है, वो बेनिफिट ही करती है इकोनॉमी को। क्योंकि जो कोई कंट्री कोई मटेरियल अगर सस्ते में बना पा रही है तो वो हमको लेने में उससे फ़ायदा ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अभी फिर से इंडिया में शुरू हुई, नहीं तो पहले सिर्फ चाइना के चीप मोबाइल्स ही हमको मिलते थे। और वो चाइना जिसकी जेबें हम भरे जा रहे हैं और वो हम पे क्या कर रहा है लद्दाख में और अरुणाचल में, ही सभी को पता है। तो सेल्फ रिलायंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और उसी से फिर सारी इंटरनल चीज़ों में पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और ये सारी चीज़ें होंगी। जो थर्ड पॉइंट था महालनोबिस मॉडल का, बहुत इंपॉर्टेंट था, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स सेक्टर को वो एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें देख रहे थे। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारी इंडस्ट्रीज, अगर हैवी इंडस्ट्रीज अच्छे से वर्क करेंगी तो उसकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है वो वर्क करेंगी। उसके बाद हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उन इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्ट करके, तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जैसे भिलाई इज अ टाउन, जो आपने देखा रायपुर के पास है, वो इसी तरह से बना। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का फायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में वो रिजल्ट देती है। बट अगेन मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम इंडिया के साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की थी, जो कि लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल, यहाँ से 1956 से 20 साल आप देखो तो 1976 होता है, पर वो 20 साल के बीच की इस सिचुएशन इंडिया की खराब होती जा रही थी। महालनोबिस मॉडल का कहना था, चौथा पॉइंट जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन। अब क्या होता है, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंटर होते हैं उसमें एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है। किसकी? कॉस्ट की, प्रोडक्टिविटी की। अगर आपको आपके प्रोडक्ट खुद यूज करने हैं तो फॉरेन से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनसे compete करना पड़ेगा। पर आपको पता है कि 200 साल की गुलामी के बाद हमने फॉरेन से तो इतनी हेल्प ली नहीं। जब हमने फॉरेन से इतनी हेल्प नहीं ली तो ऑब्वियसली फॉरेन से कंपटीशन नहीं था। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो प्रोटेक्टेड थी बाय गवर्नमेंट, लाइसेंस राज देख लो, ये सारी चीज़ें देख। तो इनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था वो उतनी अच्छे से हो नहीं पाया क्योंकि इनका कंपटीशन नहीं था। और जब इंसान के पास कंपटीशन नहीं हो, अब आपको पता है कि 12th में आप कैसा ही एग्जाम लिखो पास हो जाओगे, यूपीएससी में आप कुछ भी लिख के आओ आप पास हो जाओगे क्योंकि आप इकलौते हो और एक पोस्ट है। सो व्हेन देयर इज नो कंपटीशन तो इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। तो इस वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुए बट उस लेवल के नहीं हुए जो दुनिया में बाकी जगह हो रहे थे। इसलिए जब 1991 में हमने इकोनॉमी ओपन की तो हमारी सारी इंडस्ट्री ना बहुत शेक हो गई, मतलब वो स्ट्रगल कर रही थी। वो इंडस्ट्री थी तो ओल्ड बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी
वो सारी बिल्कुल नई इंडस्ट्री के बराबर भी compete नहीं कर पाई। तो ये हमारा एक लैक्यूना था 1956 से लेकर 1991 तक। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड रेगुलेशन। प्लानिंग एंड रेगुलेशन का क्या मतलब है? जब भी हमने रिसोर्स एलोकेशन देखा, हमने प्रोडक्ट टारगेट देखे, वो सारे हमारे कभी भी अचीव हो नहीं पाए। सेकेंड 5 ईयर प्लान से हम फेलियर की तरफ बढ़ते गए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई। पर महालनोबिस मॉडल का जो कहना था, जो कि 6th पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। अब कोई भी कंट्री डेवलप्ड तो शुरू होते होती नहीं है, वो सब अंडर डेवलपमेंट के फेज से डेवलपिंग बनते हैं और फिर डेवलप्ड बनते हैं। तो आपको पता है कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन में इतनी पावर होती नहीं है कि वो एक कंट्री को ड्राइव कर पाए। पर इंडिया के पास लकीली कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस थी जिन्होंने सरकार की पूरी हेल्प की। बट सरकार ने कहा था कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने खुद ले रखी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर में बोले सारी चीज़ें मेजर जो है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की, एनर्जी से लेके, रेलवे से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके, ये सारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब यहाँ पे एक फ्लिप साइड है, आप समझिएगा। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने वो वही लोग थे जो फ्रीडम फाइटर थे। तो वो आज़ादी पाकर ही इतना खुश थे, तो उनको और कोई इंसेंटिव नहीं था। पर जैसे जैसे वो लोग रिप्लेस होते गए नए लोगों से, वहाँ पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, रेड टेपिज्म जिसको हम बोलते हैं, करप्शन और लो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें शुरू होती है। और इस वजह से जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बनना था वो नहीं बन पाया। अब इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर इसको आप समझ के देखेंगे, सरकार की जिम्मेदारी तो बहुत सारी है, बट अगर प्राइवेट सेक्टर डबल स्पीड से काम करता है, क्योंकि आज जैसे कि फॉर एग्जांपल BSNL है, सरकार उसके साथ स्ट्रगल कर रही है, एयर इंडिया उन्होंने वापस टाटा को दे दिया। सरकार का काम ये चीज़ नहीं है। सरकार का काम है डिफेंस सेक्टर देखना, सरकार का काम है स्ट्रैटेजिक सेक्टर देखना, सरकार का काम है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन रखना, सरकार का काम है एक्सपोर्ट बढ़ाना। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी है, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से इतना ज़्यादा जूझ रही है कि वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं पाकिस्तान में। अब आप बताओ किसी देश की आर्मी का ये काम है बिजनेस करना? इसी वजह से लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया BSNL के केस पे कि सरकार तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट कर रही है, मर्जर कर रही है, सरकार की पूरी प्रॉपर्टी कर दी। पर मैं एक्चुअल में बताऊं, जैसे जैसे कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस करना नहीं होती, क्योंकि वहां पे और लोग वो चीज़ कर सकते हैं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर रखना, आपका काम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना, सो दैट यू अदर पीपल कैन फ्लरिश एंड यू कैन अर्न टैक्स रेवेन्यू। अब GST के आने से क्या होगा? जितने बिजनेस खोलेंगे सब GST देंगे, सरकार को GST कलेक्शन आएगा, हम डिफेंस सेक्टर में आगे होंगे, हम टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे होंगे, हम एजुकेशन हेल्थ केयर में आगे होंगे, जिससे कि इकोनॉमी की ग्रो हो। जो एक मेजर पॉइंट महालनोबिस मॉडल में था वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था। इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है जो भी चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको हमको हटाना है विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब कुछ चीज़ें तो इंडिया जैसे इम्पोर्ट करता है, ऑयल हो गया, उसको हम नहीं हटा सकते, पर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इम्पोर्ट्स की चीज़ें हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते थे। इंडिया ने किया भी, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाए वो उन चीज़ों पे लगाए जिसमें पैसा खर्च करके इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती। जैसे फॉर लग्जरी कार्स है, तो हमने बहुत सारे टैरिफ, कोटा, रिस्ट्रिक्शन इतने सारे लगाए कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कभी डेवलप नहीं हो पाया। और कहने को वो आज भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, MSME, पर वो 35-40 साल की MSME भी है। तो उनको हमने बड़ा होने का कभी मौका ही नहीं दिया। और जब 1991 में इकोनॉमी ओपन की तो वो कंपटीशन के सामने टिक नहीं पाए और वो बंद हो गए। इसलिए MSME सेक्टर में जो इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने की अभी ज़रूरत है वो ये है कि उन्हें इंडिपेंडेंट बना के फॉरेन सेक्टर से कम्पीट करने की। इंडिया ने इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। आपको पता है कि चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 6, इंडिया में है 550। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि एक एरिया जहां पे आपको बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाएंगे जिससे कि आप वो चीज में इंडल्ज हो जिसमें सरकार चाहती है और देश की ग्रोथ हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, आप कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बाहर भेजना है, तो आप सब लोग एक एरिया में बैठ जाइए और वहां पे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डिक्लेयर करके वहां पे गवर्नमेंट आपको ऐसी पॉलिसी बना के देगी जो आपको फेवर करेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो जिससे कि इंडिया के पास डॉलर आ सके या फॉरेन करेंसी आ सके। अब चाइना ने ये कॉन्सेप्ट हमसे चोरी किया, पूरा कॉपी किया, पर चाइना ने बनाया 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारी कैपिटल सिटी से भी बड़े बड़े, शंघाई का अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा। पर्पस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को सिंपल टर्म्स में समझते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन। मतलब बड़े लेवल पे अगर आप कुछ प्रोड्यूस करोगे तो वो आपको उसमें जो कॉस्ट कम आती है, जो इजी पड़ता है, जो पॉलिसीज आपको फेवर करती है, उसे हम कहते हैं कि आपको इस तरह से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बन रही है जिससे आप लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हो कॉस्ट कम करके। लेबर की हो गई, कैपिटल की हो गई, लोन की हो गई, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की हो गई, ये सारी चीजें। अब महालनोबिस मॉडल आप यहां तक तो समझ गए। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को हमेशा एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाता है, तो अब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं। पिछले वीडियो में जैसा मैंने हेरेड डोमर में डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको बताया कि जब भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब वो एम्प्लॉयमेंट जैसे ही हम प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तेजी से होता है, पर इंडस्ट्री उतनी तेजी से ग्रो नहीं की तो वो एम्प्लॉयमेंट वहां भी ग्रो नहीं कर पाया। तो यहां से लोग शिफ्ट तो हुए एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट दो चीजों की वजह से ही सक्सेसफुल नहीं रहा। पहला, इंडस्ट्री की ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं थी कि वो एब्जॉर्ब कर पाए, और सेकंड था स्किल डेवलपमेंट मिसिंग था। तो वो लोग जो फील्ड में काम करते थे वो मशीनरी के साथ काम नहीं कर पाए। इसी वजह से इंडिया का रीजनल डेवलपमेंट भी हिला और जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था इंडियन इकोनॉमी का वो कहीं ना कहीं डिफीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो में पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। कोई इश्यू है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस टाइप की चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लैरिटी में काम आती हैं। जब हम बच्चों को यूपीएससी के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गाइड करते हैं तो हम इस तरह से प्रमोट करते हैं कि आप कंसेप्ट्स को इस तरह से समझें ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इकोहॉलिक्स। थैंक यू सो मच।